क्लास 10 ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आपका जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सोच के देखा है आपके लिए क्या क्या चीजें होती हैं रिसोर्स, और कैसे हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज ये दुनिया जो डेवलप्ड आपको दिखती है, ये कैसे हुई इतनी डेवलप, किन संसाधनों का इस्तेमाल किया होगा इंसानों ने, जिससे आज हम इतनी वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी देखते हैं और कह सकते हैं कि आज एआई के जमाने में जी रहे हैं। इन सब के पीछे का राज क्या है, कौन से संसाधन, क्या होते हैं संसाधन, आज हम लोग समझेंगे कि अबाउट रिसोर्सेज के बारे में, कि क्या होते हैं रिसोर्सेज, कितने टाइप के होते हैं रिसोर्सेज, और किस किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने को है। थोड़ी देर आप इत्मीनान से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये चैप्टर है। हर बार यहां से कोई ना कोई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्लास 10 वाले जरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, देखो क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, और बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद रिसोर्सेज एंड देयर रिक्वेसिटीज, मतलब क्या होते हैं संसाधन और क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या हुआ था, इसमें क्या क्या, मतलब आज के हमारे ये पॉइंट जो है रहने वाले हैं इस चैप्टर में कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है, लैंड रिसोर्स कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, अगर दुनिया में आज कितनी जमीन है जो एज ए रिसोर्स इस्तेमाल की जा रही है, और उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, ये टॉपिक हम समझेंगे। इसमें सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल रिसोर्स, ये दोनों चीजें समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल समझेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और उसमें भी ये जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज में अगर हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की, तो रिसोर्सेज जो चैप्टर है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या होते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो रिसोर्सेज किसी भी देश की या किसी भी सभ्यता की लाइफलाइन होते हैं। आप सब जानते हैं कि अगर दुनिया में कोई भी सभ्यता इतनी डेवलप हुई है, तो उसके पीछे की कहानी जो है वो किसी ना किसी रिसोर्स के अवेलेबिलिटी की है। जितने ज्यादा वहां रिसोर्स अवेलेबल रहे होंगे, उतनी ज्यादा उस सभ्यता का विकास हो पाया होगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि क्या इंपोर्टेंस है इन रिसोर्सेज की। ठीक है, तो उसके अगर हम बात करते हैं क्या होते हैं रिसोर्स, तो इस पूरे ब्रह्मांड की बात करें अगर हम, तो आपके लिए जो भी चीज यूजेबल है, आपकी जरूरत को पूरा करती है, वो आपके लिए रिसोर्स है। समझ में आ गया। एवरीथिंग इन अवर एनवायरमेंट, यानी कि इस धरती की अगर हम बात करते हैं, तो इस धरती पर हर वो चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करती है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, रिसोर्स, यानी कि संसाधन कहलाते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर हर वो चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करती है, वो आपके लिए संसाधन है। क्लियर। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, हर वो चीज पर्यावरण में उपस्थित, यानी कि इस पर्यावरण में जो भी चीज उपस्थित है, जो आपकी जरूरत को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, आपकी जरूरत को पूरा करती है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल सरल तरीके से। अगर हम बात करते हैं रिसोर्स और उनकी आवश्यकताएं क्या क्या है, तो रिसोर्स की आवश्यकताएं क्या क्या है, तो कोई भी चीज, पहली बात तो रिसोर्स कहलाने के लिए क्या क्या उसकी खासियत होनी चाहिए, कि वो टेक्नोलॉजिकली असेसेबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली असेसेबल होना चाहिए, मतलब किसी भी रिसोर्स तक हमारी तकनीकी रूप से उस तक पहुंच होनी चाहिए। अगर मान लो सपोज दैट अगर एक पीस ऑफ रॉक पड़ा हुआ है, ये मान लो कोई एक रॉक का पीस है, ठीक है, और अगर वैसे तो एक नॉर्मल रॉक का पीस है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लो कोयला है, एक कोयले का पीस ऑफ रॉक है, कोयला जो है वो भी एक रॉक ही है, और वो यहां पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी उस तक पहुंच नहीं है तकनीकी रूप से, तो क्या आपके लिए वो संसाधन है, नहीं है, क्योंकि आप उसका यूज नहीं कर पा रहे। कोई भी रिसोर्स कब बनता है, जब हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो किसी भी संसाधन तक हमारी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए, यानी कि उस चीज को हम जिसको निकाल रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ आर्थिक रूप से फायदा भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए, तब वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगा। और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि सांस्कृतिक रूप से उसको वरीयता मिली हो। ठीक है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगा। यानी कि एनीथिंग इन अवर एनवायरमेंट दैट फुलफिल अवर बेसिक नीड्स एंड दैट हैज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इन सबका आपस में संबंध क्या होता है, कि कैसे कोई रिसोर्स बनता है, कोई भी चीज जो है वो कब रिसोर्स कहलाएगी, तो उसमें किन किन चीजों को समाहित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं, तो जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, किसी भी वस्तु को जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, वो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा उसका एक इंटरेक्टिव रिलेशन होता है किसके बीच में, नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच में। अभी मैंने आपको समझाया जैसे कि कोयला और इंसान। ठीक है, कोयला आपके लिए संसाधन तब तक नहीं है जब तक कि आप उसको निकाल के यूज नहीं कर पा रहे, अदरवाइज वो एक क्या है, पत्थर का टुकड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेचर और टेक्नोलॉजी का, जब आपस में रिलेशनशिप देखा गया, तो वो क्या कर रहा था, ह्यूमन बींग्स उसको, अब इस रिलेशनशिप को बढ़ावा कौन दे रहा है, यानी कि इसको सर्कुलेट कौन कर रहा है, वो ह्यूमन बींग्स है। यानी कि तीन चीजें अब हमें नजर आई, क्या क्या, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है जहां पर हम इन नेचुरल चीजों को इंसानों के द्वारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जिस संस्थान में हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट मानो ये लकड़ी है,
इस लकड़ी से फर्नीचर बनाया हमने, और इस लकड़ी से फर्नीचर बनाने के लिए हमने क्या किया कि हम जंगल गए, जंगल से लकड़ी लेके आए और उसको हम ले गए कहाँ, यानी कि वो हम लेके आए का मतलब ह्यूमन बीइंग्स ही तो लेके आए उसको, और उसके बाद नेचर से हम लेके आए उसको, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ठीक है। और वो कहां पर किया, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, कोई भी एक दुकान हो सकती है, जहां भी फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, जहां पर हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी आपको दिख रही है, ये है संसाधनों का यूज करना, ठीक है। इस तरीके से हम संसाधनों को यूज कर पाते हैं और उनको हम वैल्यूएबल बनाते हैं, ठीक है। यहीं पर हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को वैल्यूएबल बनाते हैं ट्रांसफॉर्म करके। अदरवाइज अगर नेचुरल तरीके से हम इसको यूज करेंगे तो उसकी वैल्यूबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। तो मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, यानी कि जो भी मटेरियल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिसके अंदर क्षमता है इंसान की जरूरत को पूरा करने की, ठीक है, हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, क्या कहलाएगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज ही तो कहलाएगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ही, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, तो यहाँ बेटा 3 टाइप के आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन अपने आप में खुद भी एक रिसोर्स है, समझना इस चीज को। क्या नेचुरल चीजें, नेचुरल रिसोर्स क्या होंगे, जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, जो भी रिसोर्स, वो हमारे नेचुरल रिसोर्स है। मैनमेड, जो भी इंसान ने बनाए हैं नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके, लाइक दैट ये बोर्ड बनाया, तो बोर्ड ये मैनमेड रिसोर्स है, लेकिन इसमें नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल किया गया होगा, तब हमने इसको रिसोर्स मतलब बनाया, और वो फिर क्या कहलाएगा, मैनमेड रिसोर्स कहलाएगा। इंसान अपने आप में खुद भी एक रिसोर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। पीपल हु मेक अप वर्कफोर्स यूजिंग देयर स्किल, नॉलेज एंड देयर क्वालिटीज, यानी कि जो भी व्यक्ति अपने स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी क्वालिटीज का इस्तेमाल करना जानता है, तो वो कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। आप क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपके ऊपर अभी जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्यों आपको मतलब क्या बनाया जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जहां पर आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आपके माँ बाप आपको जो पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आज आपके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। इन फ्यूचर आप इन नॉलेज को जो आज गेन कर रहे हैं, आज जो स्किल आप गेन कर रहे हैं, इससे आप आगे चल के प्रोडक्टिव बनेंगे, तो आप फिर क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन अपने आप में भी एक रिसोर्स है। अब हम अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो क्लासिफिकेशन हम इसको 4 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। कितने टाइप से कर सकते हैं, 4 टाइप से कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिसोर्सेज को 4 टाइप से रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे, तो एक पहला होता है कौन से आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। तो संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर जब हम डिवाइड करेंगे, तो 2 तरीके से करते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो लिविंग रिसोर्स होते हैं, ठीक है। हमारे एनवायरमेंट में जो भी लिविंग रिसोर्स है वो बायोटिक रिसोर्स हो गए। अबायोटिक जो नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं वो आपके अबायोटिक रिसोर्स हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर भी हमने संसाधनों को 2 तरीके से बांटा हुआ है, एक है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिनको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लाइक दैट पेट्रोल, ठीक है, कोल, पेट्रोल हो गया आपका, कोल हो गया, ठीक है, कोल हो गया, डीजल हो गया, बहुत सारे जो भी आपके संसाधन हैं जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, रिन्यूएबल की, तो आपके सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये आपके सब वो है, हाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइडल एनर्जी हो गया। ये सब संसाधन वो हैं जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है थर्ड टाइप का, जो है ओनरशिप के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। अब मालिकाना हक को हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि 4 तरीके के मालिक हो सकते हैं संसाधनों के। एक होते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में आप देखेंगे कोई प्राइवेट, यानी कि खुद के, जैसे हमारे पास ये मेरा बोर्ड है, तो ये मैं इसका, ये मेरा इंडिविजुअली रिसोर्स है, समझ में आ गया। जब हम बात करते हैं अगला क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड, यानी कि जब कोई ऐसा रिसोर्स जिस पर पूरी कम्युनिटी का मतलब मालिकाना हक हो, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि कोई भी ऐसा रिसोर्स, जैसे मान लो पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब आपके कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेस होते हैं, जहां पर हर किसी की पहुंच होती है, समझ में आ गया। नेशनल एंड इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो नेशनल बेटा कौन से होते हैं, रिसोर्स दैट एग्जिस्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन, यानी कि जो किसी एक देश की सीमा के अंदर जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं, वो आपके नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। और ये पूरी तरीके से उसी प्रॉपर्टी, मतलब ये उसी प्राइवेट, मतलब कंट्री के कह सकते हैं संसाधन होते हैं, जो भी जिस देश में पाए जाते हैं। और यानी कि ऑल मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, यानी कि ये जितने भी रिसोर्स हैं, ये जो उस देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर पाए जाएंगे। और ओशियन, ओशियन में भी लगभग 12 नॉटिकल माइल तक जो भी संसाधन पाए जाएंगे, यानी कि लगभग 22.2 किलोमीटर तक कोस्टल एरिया से, कोस्टल एरिया से जो है आपके, जहां तक संसाधन पाए जाएंगे, वो उस देश के नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा क्या, उस देश में पाए जाने वाले मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, और ओशियन में पाए जाने वाले 12 नॉटिकल माइल तक, यानी कि 22 किलोमीटर तक के एरिया में पाए जाने वाले जो भी रिसोर्सेज होते हैं, वो आपके नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कोस्टल एरिया से
370 किलोमीटर दूर तक जो पाए जाते हैं, यानी कि जिस पर किसी भी देश का कब्जा नहीं होता है। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज रिसोर्स। ऐसा नहीं कोई देश कह सकता है कि यहाँ पर मेरा कब्जा, वो केवल 12 नॉटिकल माइल तक होता है, वो उस देश के दायरे में पड़ता है। उसके बाद के जो भी रिसोर्सेज होंगे वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका समुद्र हो गए, रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, जितने भी समुद्र वगैरह हो गए उसमें पाए जाने वाले रिसोर्स वो सब इंटरनेशनल हो जाएंगे आपकी। अगर हम बात करते हैं अगला लास्ट जो है हमारा चौथा जिसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मतलब डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर कह सकते हैं। कितने टाइप से? तो एक होता है कोई रिसोर्स जिसमें पोटेंशियल के आधार पर हम देखते हैं कि कितना ज्यादा इस संसाधन में पोटेंशियल है हमारे यहाँ डेवलपमेंट करने की, ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि उस किसी भी संसाधन में कितनी क्षमता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन, यानी कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं। क्या बताया? कि वो संसाधन जिनमें क्षमता तो बहुत अधिक है लेकिन वो अभी यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं। समझ में आया? जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी में बहुत अधिक क्षमता है एनर्जी को जनरेट करने की, लेकिन आप देखते हैं क्या हर देश में सोलर एनर्जी को अभी बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया है। भारत में अब लगभग 5-10% जो है सोलर एनर्जी इस यूटिलाइज की जाने लगी है, लेकिन इसमें संभावना बहुत है, क्षमता बहुत है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा क्षमता है। डेवलप्ड और उसके बाद डेवलप्ड अभी देखेंगे। पहले स्टॉक के आधार पर देखो, स्टॉक के आधार पर मतलब कितने रिजर्व है। अगर आपके देश में बहुत ज्यादा संसाधन रिजर्व है, रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, पहले से अवेलेबल हैं, बट वी डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास उन संसाधनों को निकालने के लिए एप्रोप्रिएट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उन तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टॉक उनका बहुत ज्यादा है, तो वो स्टॉक रिजर्व कहलाते हैं, यानी कि स्टॉक जो है रिसोर्सेज कहलाते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन यूज नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो स्टॉक रिसोर्सेज कहलाएंगे। अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड और रिजर्व्स की, तो डेवलप्ड वो संसाधन होंगे जो सर्वे में क्या कर दिए गए हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखा गया कि वो कितने ज्यादा यूटिलाइजेशन में यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो आपके डेवलप्ड, यानी कि जो अभी यूज हो रहे हैं वो डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है। और रिजर्व्स का मतलब इसमें भी संभावित है, यानी कि अनयूज्ड, अभी ये यूज नहीं हो रहे हैं, कह सकते हैं एक तरीके से पीछे जो थे आपके इसके तरीके से ही हैं, किसके? पोटेंशियल के, लेकिन थोड़े से अलग होते हैं ये, क्या कि ये भी अनयूज्ड होते हैं, विच कुड बी यूज्ड विद इन द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन इनको यूज किया जा सकता है किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अगर टेक्नोलॉजी ले आए तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, इनको हम यूज कर सकते हैं आने वाली भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए। समझ में आ गए होंगे? ये कुछ रिसोर्सेज जो है क्लासिफिकेशन था। अब इन संसाधनों का डिप्लीशन कैसे हुआ है, तो अगर हम बात करते हैं डिप्लीशन, यानी कि इनका जो है दोहन कैसे हुआ है, बहुत तेजी से दोहन जो हो रहा है वो कैसे, इसके लिए क्या कारक जिम्मेदार है? तो एक तो पहला फैक्टर है ओवर पॉपुलेशन। बेटा क्या पहला फैक्टर है? जो आपका ओवर पॉपुलेशन, यानी कि इसकी वजह से संसाधन बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। दूसरा है क्या? डिफॉरेस्टेशन, आपने बहुत तेजी से जो जंगल काटे हैं इनकी वजह से भी हमारे संसाधन बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। तीसरा कारण है क्या? कि कुछ लोगों की लालच की वजह से उन्होंने बहुत तेजी से उनको कंजप्शन किया है। समझ में आया? हमारे पास संसाधन, जैसे कि मान लो जो बिलियनर्स मिलियनर्स जो है मिलियनर, ये लोग क्या करते हैं? अपने लालच की वजह से संसाधनों का गलत तरीके से दोहन करते हैं और अंधाधुंध उनका दोहन करते हैं। ये हमारे तरीके से क्या है? डिप्लीशन है रिसोर्सेज का, ठीक है। चौथा कारण की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आ जाती है, जैसे कि प्राकृतिक जो आपदाएं हो गई आपकी, जो ये भी आपके रिसोर्सेज के डिप्लीशन में जिम्मेदार होती हैं। पांचवा कारण आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन से भी आपके संसाधन बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। ये 5 कारक हैं जिनकी वजह से संसाधनों का डिप्लीशन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब क्या रिसोर्सेज के इस्तेमाल से कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो देखो। हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज आर वाइटल, यानी कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। क्वालिटी मतलब मेंटेन करने के लिए हमारे लिए क्या होने चाहिए? रिसोर्सेज होने चाहिए। इट वॉज बिलीव्ड दैट, लेकिन पहले शुरुआत में लोग ये मानते थे कि जो नेचर से हमें रिसोर्सेस मिले हैं वो फ्री गिफ्ट के रूप में मिले हैं, ठीक है। और उसका परिणाम क्या हुआ? इंसान ने बहुत ही गलत तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली, एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और जब इंसान को पता चला शुरुआत में कि ये तो रिसोर्सेज जो हैं वो संसाधन हमें प्रकृति से मुफ्त में मिले हुए हैं, इनका जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो, लेकिन हुआ क्या बाद में? कुछ उनकी वजह से मनमाने तरीके से जब लोगों ने उनका इस्तेमाल किया तो कुछ समस्याएं सामने आई। क्या समस्याएं सामने आई? तो पहली समस्या ये हुई कि बहुत तेजी से डिप्लीशन शुरू हो गया, ठीक है। और ये डिप्लीशन किसके द्वारा किया गया? कुछ लालची लोगों ने जब अपनी जरूरतों को बहुत तेजी से पूरा किया तो उसकी वजह से संसाधनों का डिप्लीशन बहुत तेजी से हुआ। दूसरा कारक क्या प्रॉब्लम निकल गई? कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि जो संसाधन थे वो कुछ लोगों के हाथ में संचित रह गए, यानी कि कुछ जो मिलियंस बिलियंस वाले लोग हैं जिनके पास मिलियंस बिलियंस पैसा है, रुपया है बहुत ज्यादा, उनके हाथों में ये संचित होकर रह गए। और जिसकी वजह से क्या हुआ? सोसाइटी पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, किसमें? पुअर और अमीर में। समझ में आ गया? जब संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाएंगे तो समाज में 2 लोग पैदा होंगे, कौन? एक अमीर और एक गरीब। अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, गरीब बहुत ज्यादा गरीब रह जाएगा। और उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम क्या निकल के आई?
कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि जब गलत तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल किया गया तो वैश्विक रूप से जो इकोलॉजिकल क्राइसिस था वो निकल के आ गया, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होने लगा। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स निकल के आई जो आपको समझ में आना चाहिए कि डेवलपमेंट जब हमने संसाधनों का किया तो उससे कुछ समस्याएं ये हमारे सामने निकल के आई, ठीक है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसलिए क्या जरूरी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए संसाधनों का आवश्यक तरीके से, अगर हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन करना है एंड ग्लोबल पीस को बनाए रखना है तो भैया हमें संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना होगा, सही तरीके से, ठीक है, एकदम राइट वे में हमें इन संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूस, और यही अगर रवैया चलता रहा लगातार कुछ देशों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, तो फ्यूचर में हमारा प्लेनेट किस में आ जाएगा, डेंजर में आ जाएगा बेटा, किस में आ जाएगा, डेंजर में, बहुत खतरनाक स्थिति आ जाएगी अगर यही तरीका चलता रहा। आज देखो जंगल काटे जा रहे हैं बड़े स्तर पर, ठीक है, जो कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इससे क्या हुआ, हमारे जो ग्लेशियर हैं, ताजे पानी के स्रोत हैं सबसे बड़े दुनिया में, वो पिघलते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज हमें लगभग 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर झेलना पड़ रहा है, ठीक है। संसाधन जो हैं गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हीं सबका ये परिणाम है, समझ में आया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस, अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो बेटा कौन सा डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट should take place without damaging the environment and development in present should not compromise with the needs of the future generation, कि डेवलपमेंट तो आपको करना चाहिए लेकिन आने वाली फ्यूचर की जनरेशन की कीमतों को ध्यान में रखते हुए और एनवायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आप अपना डेवलपमेंट करिए, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी के सभी लोग एनवायरमेंट को ध्यान में रखें, ठीक है, और इकोनॉमी को लगातार धीरे धीरे ग्रोथ करवाएं, तो आपका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन आप बताइए कि ये कमेंट बॉक्स में कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज सनलाइट, सनलाइट जो है वो किस टाइप का रिसोर्स है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियो डी जेनेरियो के बारे में, तो बेटा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या हुआ था रियो डी जेनेरियो समिट में, जब दुनिया के अलग अलग देशों के लीडर्स 1992 में आकर मिलते हैं, कहां पर, ब्राजील में, किस शहर, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो यानी कि देखो जून 1992 में लगभग 100 हेड्स ऑफ द स्टेट जो थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर आकर मिलते हैं। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, पहली बार दुनिया में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग मिले थे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दिस समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स, ये जो समिट बुलाई गई थी कि उस समय की तत्कालीन समस्याएं जो थी किससे संबंधित, एनवायरमेंट से संबंधित और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित ग्लोबल लेवल पर, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया के 100 से अधिक लीडर जो थे वो यहाँ पर आकर मिलते हैं। और ये जब मिलते हैं तो ये एक साइन करते हैं डिक्लेरेशन पे, किसके ऊपर, ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज के ऊपर और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, कि दुनिया में जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं उन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा खत्म हो रही है लगातार, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए इन लोगों ने वहां पर मीटिंग करी और रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन जो हुआ एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्ट एजेंडा 21, और यहीं पर एजेंडा 21 अपनाया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई। क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी आपको मैंने बताया, और एजेंडा 21 क्या था वो आपको समझिए, क्या था एजेंडा 21, तो इट इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992, यानी कि एक ये हस्ताक्षर किए गए लगभग 100 देशों के लोगों के लीडर्स के द्वारा, और 1992 में वही ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में। और इसके बाद एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी व्हिच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील, यानी कि ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही बुलाई गई थी मीटिंग। और उसके बाद इट हैज एन एजेंडा ऑफ कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, यानी कि इसमें बात करी गई थी किसके बारे में, कि जो एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, पॉवर्टी को कैसे कम करना है, बीमारियों को कैसे कम करना है दुनिया के लेवल पर, और उसके बाद कॉमन इंटरेस्ट जो है दुनिया के उनको कैसे हमें अपनी आवश्यक जरूरतों को कैसे पूरा करना है। ये कुछ बातें की गई थी एजेंडा 21 में, समझ में आया। यानी कि जो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग है उसके ऊपर बात करी गई थी, जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस है उसके ऊपर बात करी गई थी, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने की बात करी गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी। ये कुछ इस तरीके के 21 पॉइंट जो थे एजेंडा 21 में बात की गई थी इनके ऊपर। और इसका एम जो था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पूरी दुनिया में ये कुछ बातें रखी गई थी और 17 जो गोल थे वो निर्धारित करे गए थे, ठीक है। और उसके बाद ये थे एजेंडा 21 की बातें। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, तो एजेंडा 21 ही तो था बेटा, ठीक है। तो चलो, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं
रिसोर्स प्लानिंग की, यानी कि हम रिसोर्स को यूज तो करते हैं, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब हम बिना प्लानिंग के करते हैं। और आपको पता है कि कोई भी काम अगर हम प्लानिंग के साथ करते हैं तो वो सबसे अच्छा काम कहलाता है ना? तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करिए, लेकिन प्लानिंग के साथ, जिससे क्या आप करेंगे, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही ऐसा किया जा सकता है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक स्ट्रेटजी है। क्या है? एक स्ट्रेटजी, एक प्रोसेस है जिसमें हम संसाधनों को जुडिशियस वे में यूज करते हैं। क्या? न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया है वही रिसोर्स प्लानिंग है। समझ में आ गया? अगर हम संसाधनों का एक न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है? तो रिसोर्स प्लानिंग करते समय हमें कुछ प्रोसेस अपनानी पड़ती है, कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग करते समय पहली चीज जो होगी वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा रिसोर्सेस को, कि जो भी रिसोर्सेस हमारे देश में हैं वो कहां-कहां पर अवेलेबल है, उनको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, पहले सर्वे करेंगे, फिर उसकी क्वालिटी देखेंगे, फिर क्वांटिटी देखेंगे, फिर एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्सेस करेंगे। ठीक है? ये काम होंगे आपके आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद अगर हम दूसरा काम क्या करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग करते समय प्लांट स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि एक प्रॉपर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, कौन कौन सी स्किल लगेंगी और उसके बाद कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सेट करने पड़ेंगे। ये काम हमें दूसरे नंबर पे देखना होगा। कोई भी रिसोर्स का जब हम यूज करने जाते हैं तो उसको अगर हम प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें दूसरा काम ये करना पड़ेगा। ठीक है? फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, अगर हमें संसाधनों का इंप्लीमेंट करना है रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए तो ये प्लान तरीका दूसरा जो है अपनाना पड़ेगा। क्या? एक प्लान स्ट्रक्चर, उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, कौन सी स्किल्स लगेंगी और कौन से इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने पड़ेंगे, ये तरीके जो है अपनाने पड़ेंगे। उसके बाद मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, फिर लास्ट काम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि मैच करेंगे अपने जो डेवलपमेंट प्लान बनाए उस डेवलपमेंट प्लान को जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो 1992 में निर्धारित किया गया था एजेंडा 21 में, उस नेशनल प्लान से हम मैच करेंगे कि उससे हम खराब तो कोई चीज नहीं कर रहे, उसके बियॉन्ड तो हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें मैच करनी पड़ेंगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कि किस तरीके से रिसोर्स प्लान किए गए इंडिया में, तो इंडिया के पास आप जानते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है? क्या कह रहे हैं? इंडिया हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, असंख्य संख्या में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। और उसके बाद अगर हम, हालांकि इनका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है? आपने देखा नॉर्थ इंडिया में अनाज बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, वहीं साउथ इंडिया में मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब इसको हम कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम एक प्लानिंग के तहत ही कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो रीजन ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर रिच इन मिनरल डिपोजिशन, अभी मैंने यही बताया कि साउथ इंडिया के जो या मिडिल इंडिया में बात करते हैं तो वहां पर मिनरल्स का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हुआ है। वहीं अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर पानी बहुत ज्यादा है लेकिन वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है? तो कहीं पर कोई संसाधन अवेलेबल है तो वहीं पर कोई दूसरा संसाधन अनअवेलेबल है। ठीक है? तो राजस्थान में आप देखते हैं क्या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ये बहुत ज्यादा मिल जाती है हमें, लेकिन यहाँ पानी की समस्या है भैया, है ना? तो क्या है, इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा संसाधनों का हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी कि हर जगह बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर पाए। ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल किसके लिए? फॉर दी इकोलॉजिकल बैलेंस, एक्सप्लोइटेशन, सस्टेनेबल, नन ऑफ दीज। तो भैया एक्सप्लोइटेशन क्यों ही करेंगे, सस्टेनेबल तो जो है हो भी सकता है लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस जरूरी है। ठीक है? अगर हम बात करते हैं आगे की रिसोर्स कंजर्वेशन, ये आपको हम अगले लेक्चर में समझाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उसके बाद आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्या होगा जिससे कि और बच्चे जो हैं क्लास 10 के हैं उनको भी सीखने में थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। ये आपकी मदद होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो और लाइक कर दिया करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।